क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 28 जनवरी करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही इसको हम लोग देखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए। ठीक, देखिए आज के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता, ठीक, आसाम में जगह है। लिमिटेड लिमिटेड आपकी जो है लाइबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम के तहत अपराधों का डीक्रिमिनलाइजेशन होने की बात कही गई है। ग्रीन बॉन्ड जो है जारी करने की लागत जो है भारत में, मतलब कि ग्रीन बॉन्ड इंडिया में जब इशू किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं। ठीक, आयु संवाद अभियान क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, और आज देखिए, आज कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर आप जो है होमवर्क कम दे रहे हैं पेड ग्रुप में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ठीक है, अब मेहनत आप लोग खुद से करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग खुद से मेहनत करके सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो है आप पढ़ के फिर यहाँ पे जो है कमेंट करें, आंसर लिखें, ये सब के लिए। तो देखिए, आज 28 जनवरी जो है आपका लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन है। तो आपको जो है स्पेक्ट्रम वाली बुक उठाइए, उसमें जो आपकी पर्सनालिटीज़ वाली बात कही गई है आखिरी में, परिशिष्ट जो अपेंडिक्स बने हुए हैं ना स्पेक्ट्रम वाली बुक में, उसमें लाला लाजपत राय से संबंधित जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं उसको वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा। ठीक, 28 जनवरी लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन, टाइगर ऑफ पंजाब। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020, इसका जो है आपका कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज़ में भी सेक्शनल टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं आपके। उसके अलावा जो है पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, और साथ ही साथ डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, इसमें कि आप लोग हमसे भी सवाल पूछ सकते हो, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। ठीक, और जो भी डाउट हो सारे जो है क्लियर किया जाते हैं वहाँ पे, सारे टेस्ट से रिलेटेड जो भी सारा पर्सनल गाइडेंस वहाँ पे होता है। ठीक, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 8564880530 और 9696066089 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता, टेरिटोरियल रीजन एग्रीमेंट। इसमें ये कहा जा रहा है कि अब की बार जो है पहली एनिवर्सरी है। 2020 में क्या हुआ था, अभी 28 जनवरी को ही, कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है बनाया गया था। ठीक, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एग्रीमेंट बनाया गया था और असम में। और बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है, इस अभी कहाँ कहाँ पे ये होता है, आसाम के 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनाया जाता है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी गुरी। ठीक, इसको अभी देखेंगे हम लोग डायग्राम से भी। बोडो क्या है, वहाँ की एक ट्राइबल कम्युनिटी है आसाम की, और मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, टोटल आसाम की जो है 5-6% जो है पॉपुलेशन बोडो है। ठीक, और ये कंसंट्रेटेड है बोडो लैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ असम में, और ये तिब्बतो बर्मीज स्पीकिंग एथनिक ग्रुप है, मतलब ये लैंग्वेज जो है तिब्बतो बर्मीज वाली बोलते हैं ये लोग। ठीक, बोडो पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्लेन ट्राइब, मतलब जमीनी स्थलीय मैदानी जनजाति कहलाए जाते हैं आपके जो है अपने भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत। छठी अनुसूची के अंतर्गत जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक, इनके जो है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जो है छठी छठी वाले आपकी अनुसूची में बताया गया है, यानी कि 6 शेड्यूल में बताया गया है। बोडो का विवाद क्या है, ये लोग अपना एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं कि अब क्या हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद कई लोग जो है इनके एरियाज़ में आके रहने लग गए, इनको अपनी कल्चर का और संस्कृति पर जो है काफ़ी लगा कि शायद ख़त्म हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि एक अलग ही स्टेट बना दो, जैसे आसाम स्टेट है वैसे एक बोडोलैंड का भी एक स्टेट बना दो। ठीक, ताकि हम लोग अपना जो है प्रिजर्व कर सकें, हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो जाए। ठीक, एक राजनीतिक जो है पहचान हो जाए, ये वाली सारी बात है। तो अब कितने टुकड़े करोगे देश की वाली बात है, तो इसलिए जो है इनकी मांगों को पूरा करते जा रहे हैं हम लोग। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे अभी भी ये बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन बना दिया गया है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑटोनोमस बनाने की कोशिश की गई है, पॉलिटिकल राजनीतिक उसमें आपका जो आर्थिक उसमें सब में, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा जो है सहूलियतें प्रोवाइड करी गई है। ठीक, सेपरेटिस्ट डिमांड, तो यही सारी चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड देखिए 1966-67 में क्या हुआ कि सेपरेट स्टेट की बात करी गई बोडोलैंड के नाम से, और वो बैनर क्या था जिसके अंदर ये लोग बात कर रहे थे, उसका नाम था असम मैदानी जनजातीय परिषद। ठीक, और इसमें जो है इसको ज़्यादा जो है उठा के जो है, मतलब ज़्यादा किसने उठाया, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने।
और इसको जो है डिमांड डिवाइड आसाम 50-50 ये कॉल दिया गया उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के द्वारा, जो कि इसके लीडर थे ABSU के। ठीक, उसके बाद जो है अपने आसाम मूवमेंट हुआ, और उसके बाद 1979-85 में जो है आसाम अकॉर्ड आया। ठीक, आसाम समझौता आया, और इसमें एड्रेस किए गए डिमांड फॉर द प्रोटेक्शन। अब इसमें आसामी पीपल जो है, और इसमें मतलब उनका जो है संवर्धन होना चाहिए सब, और जो है प्रमोशन होना चाहिए, वो वाली सारी चीज़ की गई। और इसमें फिर क्या हुआ कि बोडोज आसाम अकॉर्ड आने के बाद से क्या है कि बोडोज को लगा कि भैया अपनी पहचान बचाने के लिए हमें लड़ाई करने आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक, अब की फीचर ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो अभी हुआ है पिछले साल, उससे रिलेटेड क्या है कि हिस्टोरी के कहा जा रहा है किसके इसके बीच हुआ था, भारत सरकार, असम सरकार और बोडो के प्रतिनिधि। 50 साल पुराने जो है संकट थे, और इसमें हस्ताक्षर किया गया जिसमें कि कई सारे जो 1500 लोग थे उन्होंने अपने हथियार वथियार डाल के और मुख्य धारा से जुड़ने की बात करी, यानी कि मेन स्ट्रीम से, आर्म्ड कैडर से। ये लोग वायलेंस वायलेंस भी करने लगते थे अपनी बातों को करने के लिए, मनवाने के लिए। NDFB होता था। ठीक, इसके कई सारे फैक्शंस थे, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस करके नाम था। ठीक, ये अगर आप देखो तो रीजनलिज्म जो है ना आपका मेंस में टॉपिक GS पेपर 1 में, ठीक, UPSC के, उससे रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। ठीक है, और आपका जो है पॉलिटी में 6 शेड्यूल से भी है रिलेटेड। ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट जो है को ये भी कहा गया है कि 5 लाख रुपए आप जो भी जिनकी जांच ली गई बोर्डों के इस आंदोलन में उनको देने चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम जो है एक उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के नाम से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। ये सब मतलब पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंतर्गत वाली चीज़ें हैं। मदर डेयरी बनाओ, एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाओ। NDFB के सदस्यों के खिलाफ गैर जघन्य आरोप, यानी कि नॉन हीनियस क्राइम जो है उनको ख़त्म कर दो, और जो हीनियस क्राइम है उनका जो है रिव्यू करो, उनकी समीक्षा करो, उनको भी ख़त्म करो। ठीक, अब मतलब ये है कि बोडोलैंड यहाँ ये कई सारी चीज़ें उन्होंने दी है। इसमें यह है कि मेन कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट विल नाउ बी नोन एज बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ये वाली चीज़ है इसमें। ठीक, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड। इसका एक अधिनियम है, एक्ट है। ठीक, ये EPFO के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला टॉपिक, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। के तहत अपराधों का डीक्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। एक कंपनी लॉ कमेटी बनाई गई, ये कमेटी पूछी जा सकती है अलग से, राजेश वर्मा जी के अंतर्गत। इन्होंने हेड कर रहे हैं इस कमेटी को। ये कॉर्पोरेट अफेयर के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने कहा है कि 12 ऐसे ऑफेंसेस हैं LLP एक्ट के अंतर्गत, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दो, मतलब उनको क्रिमिनल कैटेगरी मत रखो, और ताकि इनको जो है LLP वाले जो है, अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है ये समझ लो पहले, कि ये आपका जो है पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 वाला है, और साथ ही साथ कंपनीज कॉरपोरेशन ये सारे एक्ट इनके बीच का है, ये समझ लो। ठीक, तो इसके अंदर इसके भी फीचर्स हैं, इसके भी फीचर्स हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि किसी, जैसे मान लीजिए ABCD 4 पार्टनर्स हैं। ठीक, तो D ने अगर कुछ गलती करी या फिर कुछ मतलब धोखाधड़ी करी तो सिर्फ यही लाइबल है। ठीक, ABC लाइबल नहीं होंगे। तो और इसके अलावा ये है कि इनको जो है कई बार इसमें पार्टनर कितने होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक, ये मतलब परपीचुअल भी हो सकते हैं, हमेशा के लिए भी चल सकते हैं। इसके नाम पे आप लोग जो है कुछ प्रॉपर्टी वोटी ये सब भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप के भी गुण हैं इसके अंदर, और कंपनीज के भी गुण हैं आपके कॉरपोरेशन के भी। तो कई लोग इसको यूज़ करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बनाते हैं। और लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये अपना जो है फाइनेंस नहीं जुटा पाते हैं। वित्तीय इनको जो पोषित करने की जो चीज़ है वो अच्छे से नहीं हो पाती, जिस तरीके से आसानी से पार्टनर्स या ये पार्टनरशिप वाली फर्म या फिर कॉर्पोरेशन वाली फर्म आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कंपनी लॉ कमेटी ने, राजेश वर्मा जी जो हेडेड है, उन्होंने कहा है कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने ऑफेंस बना रखा है, पहले तो उनको डीक्रिमिनलाइज करो। डीक्रिमिनलाइज करोगे तभी आप जो है LLPs क्या होंगे कि NCD, ये देखिए क्या है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, अभी समझाऊंगा इसको। उसको रेज कर उसके जरिए जो है फंड वंड जुटा पाएंगे ये लोग, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, और ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग वाइबल हो पाएंगे, बिजनेस अपना कर पाएंगे। अब देखिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या है। अब जो मैं आप लोग को रजिस्टर कहता हूँ बनाने के लिए कि उसमें वैल्यू एडिशन और क्वेश्चंस को आप लोग लिखा करो, तो उसमें वैल्यू एडिशन को आप लिख लो कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या है। ठीक, डिबेंचर्स क्या है।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स आपका सिंपल ये होता है, एक नोट है आपका, पेपर है मान लो, ठीक, जिसके जरिए आप लोन देते हो किसी को। लोन कैसे है कि आपने ए ने बी को बॉन्ड पेपर दिया, समझना, ठीक, और उस पर लिख दिया कि भैया अभी ये इस पे जो है 100 रुपये लिखे हुए हैं, एक काम करो तुम मुझे 90 रुपये दे दो अभी, ठीक। बी भैया तुम 90 रुपये मुझे दे दो, मैं तुमको 1 साल के बाद, एग्जाम्पल है देखिए, तो टाइम फैक्टर आ गया, 1 साल के बाद जो है आपको 100 रुपये दे दूंगा। तो जो भी ब्याज ये ऊपर से मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका जो है कूपन रेट। इसमें इंटरेस्ट रेट की जगह कूपन वर्ड का यूज़ किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये अभी डिस्काउंट पे इन्होंने दिया है, 90 रुपये लिए ना और 100 रुपये है, तो इसको डिस्काउंट पे भी बोलते हैं, ठीक। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं होता है, डिस्काउंट मतलब ये होता है कि यहाँ पे अभी पहले ही कम रुपए दिए और बाद में जो मैच्योरिटी पे ज़्यादा रुपए दिए जाएंगे, ठीक, ये वाली बात है, ठीक। तो ये बॉन्ड वाली चीज़ होती है। अब बॉन्ड में क्या होता है कि इसको जो है कई सारे कॉर्पोरेट या फिर बड़े बड़े कंपनियां डालते हैं, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको जिल्ट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ये सारी बात है, ठीक। तो बॉन्ड्स तो ये चीज़ हो गई। बॉन्ड का ही एक टाइप होता है डिबेंचर, समझना पूरी बात। बॉन्ड का ही एक टाइप होता है डिबेंचर। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि डिबेंचर में कोई भी कोलेट्रल यानी कि कोई भी चीज़ रखवाई नहीं जाती है। आप किसी को जैसे बॉन्ड मान लीजिए दे रहे हैं, तो इसमें आप ये पर्चा दे रहे हैं, ये पर्चा आप बी जो है रखे रहेगा, और 1 साल बाद अगर ए ने मना कर दिया पैसे देने से, तो बी ये पर्चा दिखा के जो है आपका इनसे लीगल मतलब जाके कोर्ट वोर्ट जाके उनसे वो करा सकता है कि इसको ए वाले को पैसे देने होंगे बी को 100 रुपये, ठीक। लेकिन डिवेंचर में कोई भी इस तरीके कोलेट्रल या फिर लीगल बैंकिंग नहीं होती है, ये पूरा चलता है ट्रस्ट पे। और ट्रस्ट इसको ये है बी को कि भैया ए ने अगर बोला है तो ए जरूर कर देगा, अगर बी के पास डिवेंचर है तो डिवेंचर भी एक बॉन्ड का टाइप है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉन्ड डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ ऑल डिवेंचर्स इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड्स, बट ऑल बॉन्ड्स आर नॉट डिवेंचर्स, ठीक, समझ में आएगी बात। और इसमें भी लोन मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो आपको जिससे आप बोरो कर रहे हो, जिससे ले रहे हो पैसे, उसका मतलब सब ट्रस्ट पे चलता है ये चीज़। अब नॉन कन्वर्टिबल का क्या मतलब है? कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि अब ये है डिवेंचर, डिवेंचर है बॉन्ड, मतलब कि लोन ले रहे हो आप, लोन को कन्वर्ट कर दो अगर पार्टनरशिप में, तो आप कंपनी में पार्टनरशिप को क्या क्या नाम दिया जाता है? शेयर्स, ठीक। तो अगर कोई डिवेंचर जो है, अगर वो शेयर्स में, मान लीजिए कि ए ने आपसे कहा था कि हम बी को पैसे देंगे, ठीक, और ए ने कोई कंपनी खोली, अब कंपनी ये क्या हुआ कि ए बी को पैसे नहीं दे पा रहा है, तो ए ने क्या कहा कि यार एक काम करो, जो डिवेंचर हमने तुमको दिए थे ये कन्वर्टिबल वाले थे, तो तुम यार ये लोन तो हम तुमको नहीं दे पाए, लेकिन हमारी कंपनी में तुम पार्टनरशिप ले लो, यानी कि शेयर्स ले लो, ठीक। तो ये कन्वर्टिबल डिवेंचर कहलाएगा। अब जब कन्वर्टिबल डिवेंचर नहीं होगा तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होगा, मतलब ये शेयर्स में आगे जाके चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ठीक, अभी देखो अभी पूरी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर आप रेस करो, जिसके के जरिए फंड भी रेस करो, ताकि आपको लोन पैसा मिल जाए, और आप जो है कभी आपको ये ना हो कि आप पार्टनरशिप उसमें या फिर कोई शेयरिंग वेयरिंग कर सको। तो ये है पूरी चीज़ जो कि ज़रूरत थी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक। बाकी तो सारी चीज़ें बस उनकी रिकमेंडेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली उन्होंने बताया है कि सब लोग से फाइलिंग करो, और जो मतलब क्या क्या चीज़ें डिक्रिमिनलाइज करनी है वो चीज़ बताई है इन्होंने। और इसमें कहा है कि पैनल इसने ये भी रिकमेंड किया है कि कंपनीज भी रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्ट वोर्ट के पास पहुंचो, कोर्ट ये मतलब सजा दे, तब जो है कंपनी मतलब जो है आपकी वो कुछ अपनी पेनल्टी वल्टी उनको हो, तब वो अपना भरपाई करें। उससे पहले ही आप जो है कोर्ट वोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अपना आपने लग रहा है कि कोई आपने गलत काम किया, उसकी पेनल्टी भरो, काम करो, आगे बढ़ो, ठीक, ये वाली चीज़ है। और जो भी पेनल्टी और ये सारी चीज़ें हैं ये कौन लगाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज लगाएगा, ठीक। अगर कोई भी प्रोविज़न जो है एलएलपी एक्ट का अगर जो है उसका उल्लंघन किया जाता है तो, ठीक। और ये कंपनी लॉ कमेटी जो है इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि करंटली जो एलएलपी विच आर करंटली नॉट अलाउड टू इशू डेब्ट सिक्योरिटीज़, ठीक, बी परमिटेड टू इशू नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, जो मैंने पहले आपको पूरा समझाया ढंग से एक एक चीज़, टू फैसिलिटेट रेजिंग ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ऑपरेशंस। समझ में आ गया बात?
इससे बेनिफिट यही होगा कि इनको जो है, किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो स्टार्टअप नए नए खुल रहे हैं, छोटी कंपनियां जो है, जिनको जो है पैसा कोई देता ही नहीं है, अगर मतलब कैसे उनको मिलेगा, तो इस तरीके से जो है उनको मिल सकता है आसानी से। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वही है कि इसमें डिपेंडिंग ऑन द जुरिसडिक्शन है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसलिए यह भागीदारी और निगमों के तत्वों का प्रदर्शन कर सकता है। निगम मतलब कॉरपोरेशन, और भागीदारी यानी पार्टनरशिप वाले, ये बीच का होता है, ये समझ लो आप। प्रत्येक साथी दूसरे साथी के कदाचार या फिर लापरवाही के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में यही है, एडवांटेज यही है कि इजी ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप की, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, टैक्स बेनिफिट भी होता है। डिफ़िकल्टी डिसएडवांटेज क्या है, कैपिटल आसानी से नहीं इनको मिल पाती है, फंडिंग वंडिंग नहीं हो पाती, ये चीज़ है। पेनल्टी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हाइयर टैक्स रेट होता है। ठीक। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें क्या है कि सिंपल ये कह रहा है कि ग्रीन बॉन्ड जो हैं इशू जब होते हैं भारत में, तो उनकी लागत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर बॉन्ड्स। ठीक। किसकी वजह से, असममित यानी कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से। अब समझो क्या है कि मान लीजिए एक बॉन्ड है सिंपल वाला, गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक, और एक बॉन्ड है ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन, अभी मैंने बॉन्ड इसीलिए आप लोगों को पूरे उसमें समझाया है डिटेल में। ठीक। गवर्नमेंट बॉन्ड को अगर आप इशू करते हो, मान लो, तो मान लीजिए आपने 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया, तो इसमें जो खर्चा आया है बाकी जो कुछ भी है वो आपका जो है मान लीजिए जो है 5 रुपये का है। वहीं अगर ग्रीन बॉन्ड भी 100 रुपये का अगर आप इशू करते हो, तो उसमें जो खर्चा आता है वो आता है 7 रुपये का। तो यहाँ पे लागत ही ज़्यादा आती है ग्रीन बॉन्ड को इशू करने में इंडिया में। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन सही से नहीं है। 5 से 10 साल के लिए जो दिया जा रहा है वो उसका जो है लागत ज़्यादा है। बल्कि आपका देखा जाए तो यूएस में क्या होता है कि 10 साल के ऊपर वाले जो होते हैं उनकी लागत कम होती है। ठीक। लेकिन और 5 से 10 के बीच में जो होते हैं उनकी लागत ज़्यादा होती है। लेकिन इंडिया में उल्टा ही चल रहा है, एसिमेट्रिक है, कहीं पे कुछ है, कुछ मतलब जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, और अभी इतना ज़्यादा मतलब अवेयरनेस भी नहीं है इसमें, और उनको नॉलेज भी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रीन बॉन्ड की जो है लागत ज़्यादा आ रही है इशू करने में, और इसलिए जो है ग्रीन बॉन्ड जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, ठीक, अच्छी से अच्छी एफिशिएंट, ठीक, ज़्यादा दक्ष जो है तकनीक का यूज़ करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी इफ़ेक्टिव टेक्निक ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए जो यूज़ आ सकता है वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। ठीक। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, इसमें ग्रीन बॉन्ड यही होता है। एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि क्लाइमेट से, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छे आपकी नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, टिकाऊ जल प्रबंधन आदि, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक। और इंडिया में यही है कि कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर यूनिट और ये कॉर्पोरेट बेटर फाइनेंशियल हेल्थ वाले जो होते हैं यही इशू करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो है डेब्ट टू एसेट रेशियो जो है कंपेयर टू नॉन इशूअर ऑफ ग्रीन बॉन्ड, ये ज़्यादा होते हैं, मतलब इसमें इनकी लागत ज़्यादा है। 2015 से स्टार्ट हुई है, और 5 से 10 ईयर तक जो है अगर जो ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं हमारे यहाँ, ये जनरली रिमेंड हायर देन द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद सिमिलर टेन्योर। ठीक। इसमें मतलब ये है कि कूपन रेट जो है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट जो है उसमें 5 से 10 साल का जो दिया जा रहा है वो ज़्यादा है। ठीक। आपका जो है अगर कंपेयर करोगे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, मतलब कि आपका जो है ग्रीन बॉन्ड आपका दिया जा रहा है 5 से 10 वाला, 10 साल के लिए, तो 5 से 10 साल के बीच की किसी अवधि के लिए, तो उसमें जो है कूपन रेट आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा है, जैसे 12% है मान लो। वहीं पे अगर गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में देखोगे तो वहाँ पे मान लीजिए 8% है, 10% है। तो इस, और वहीं अगर यूएस में देखा जाए तो यूएस में क्या है कि 10 साल से ज़्यादा वाले जो हैं उनका कूपन रेट जो है वो हाउएवर लोअर देन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो मतलब ये एक तरीके से डेटा मतलब सही से नहीं बताया गया है, जागरूकता नहीं है। यहाँ पे यही है कि देखिए यूएस में जो है आपका 10 साल के ऊपर जो दिए जाते हैं उसमें कूपन रेट जो होता है वो कॉर्पोरेट वहाँ के जो बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं उससे कम होता है। ठीक। लेकिन भारत में ऐसा इसका उलट है। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड जो है इंडिया में आपका देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 0.7% है, जितने भी बॉन्ड होते हैं इशू इंडिया में सिर्फ 2018 से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है ये। और बैंक लेंडिंग की जा रही है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7.9% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट। मतलब बैंक से जो क्रेडिट जा रहा है वो 7.9% जो है आपका जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और इन सब के लिए जा रहा है। ठीक।
लेकिन बॉन्ड जो ग्रीन बॉन्ड्स है वो बहुत ही कम है। इसमें यही हाई बोरिंग कॉस्ट होती है, पर द मोस्ट ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और ये सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, असममित जानकारी की वजह से। ठीक, देयरफॉर डेवलपिंग ए बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अच्छे सबको बताओ कौन सा चीज़ लेनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ठीक, अगला हम लोग टॉपिक जो है वो सिंपल सी ये बात कह रहा है कि आयु संवाद कैंपेन क्या है। आयु संवाद कैंपेन ये है कि भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है आपकी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक, ये चाहते हैं कि जागरूकता जो है, जन जागरण अभियान कार्यक्रम एक बना रहे हैं। ठीक, जिसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, किस पर, आयुर्वेदा पर और कोविड-19 पेंडेमिक पे। अब देखिए कोविड-19 पेंडेमिक आया तो एक बहुत बड़ी बात आई कि भैया इम्यूनिटी बढ़ाओ। ठीक, कई सारे लोग जो है कोरोनिल और पता नहीं क्या क्या नील लेके आए। ठीक है, तो इम्यूनिटी बढ़ानी, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को ये लग रहा है कि यार हमारा जो आयुर्वेदा है ये तो बहुत ही ज़्यादा इसमें लाभकारी हो सकता है। कोविड-19 जिसमें इम्यूनिटी अगर हम अच्छी कर दें तो जो है लोगों को जो है कोविड से निपटने में आसानी होगी। तो आयुर्वेदा को बढ़ाओ। इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये मदद एक किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ने। इन्हें क्या कर रहे हैं, कई सारे लोगों को ट्रेनिंग देंगे जो आयुर्वेदा इन सब में जो निपुण हैं, जो फिर जो जानते हैं। ठीक, और इस ट्रेनिंग को जो लिया, और ये जो ट्रेंड हुए लोग, ये जो है करीबन 5 लेक्चर बनाएंगे। ठीक, 5 लाख लेक्चर बनाएंगे, सॉरी, एक एक व्यक्ति 5 लेक्चर बनाएगा और ओवरऑल 5 लाख लेक्चर बनाए जाएंगे। और इन लेक्चर्स को जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि इस वीडियो को देखें वो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जागरूक और ये सारी चीज़ें हो सकें। आयुर्वेदा को ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 से लड़ने के लिए यूज़ किया जाए। सिंपल ही है ये बात। ठीक, आयुर्वेदा के जो फिजिशियंस हैं फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये लोग लेक्चर बनाएंगे 5 लाख से ज़्यादा के। ठीक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम, आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत, आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत। ठीक, 18 से 21 जनवरी 2021 को चला ये। इसमें डायरेक्टर, प्रिंसिपल और ये सबको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेन जो हो गए, ये भाई साहब भोकाल मचा देंगे। ये जाके सबको खूब लेक्चर बनाएंगे, सबको समझाएंगे। जो नॉन गैर सरकारी हैं, एम्प्लॉई हैं, स्कूल कॉलेज हैं, इन सबको जो है, महिला उद्योग, आशा वर्कर, हेल्थ स्टाफ, इन सबको जो है ये लेक्चर दिखवाएंगे, देखेंगे और सीख के सबको जो है फैलाएंगे कि आयुर्वेदा जो है कोविड से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। ईच ट्रेंड पर्सन रेस्पेक्टेड टू 5 लेक्चर मिनिमम बनाने हैं उसको 26 जनवरी से लेकर 30 मार्च 2021 तक। ठीक, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। कौन मॉनिटर करेगा इस कैंपेन को, राज्य आयुष निर्देशकों और NAM टीम के माध्यम से अभियान की निगरानी होगी। रिपोर्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और आयुष डायरेक्टर ये सब करेंगे। ठीक, तो ये सारा चीज़ें हैं। वही उद्देश्य वही है जो मैंने आप लोग बताया, कॉमन पीपल को आयुर्वेदा पता होना चाहिए कि कैसे निपटना है। और 5 लाख PPT फॉर्म में इसको बनाना है, वीडियो जैसे हम लोग ये बना रहे हैं। ठीक, तो ये आप मान लीजिए वही सेम चीज़ जो है वीडियो बना के आयुर्वेदा को बढ़ा रहे हैं, कोविड के कैसे लड़ना है उसके खिलाफ। कैंपेन जो है फोकस करेगा कि किस तरीके से कोविड के प्रबंधन में रोग निरोधक, प्रोत्साहन देने वाला, रोग निवारक पुनर्वास की भूमिका पर केंद्रित होगा। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशन पर होगा। ठीक, तो इसी साथ साथ आज के हम लोग अपने फेवरेट उस पर आ गए हैं पोर्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS। देखिए, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को आपको करना है, जो कि आपको आखिरी में एग्जाम में करना ही होता है। भारत पर्व से रिलेटेड को जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन से सही हैं, ये आप लोग देखने। तो पहला ये बोल रहा है, भारतीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन 26 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक किया जा रहा है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत, बताइए। द भारत पर्व इज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एवरी ईयर। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये बताइए आप लोग। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो देखिए, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मोदी जी ने नहीं, हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, ठीक, जिनकी अभी लड़की जो है अभी वो भी IAS बन गई है, रिजर्व लिस्ट में इसका नाम आ गया था। तो काफ़ी मतलब लोगों को बवाल लोगों ने बचाया कि देखो ये सब धांधली हो रही है।
तो इसमें ओम बिरला जी ने इसका अभी उद्घाटन किया, लोकसभा के स्पीकर हैं। दूसरा जो आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग को आज स्पीकर वाला चैप्टर पढ़ना है लक्ष्मीकांत की बुक से। पहला जो है स्पेक्ट्रम वाली बुक से आपको क्या पढ़ना था, हिस्ट्री से टॉपिक था कि लाला लाजपत राय से रिलेटेड जो है उनकी पर्सनालिटी वाली जो पर्सनालिटीज़ दी गई हैं आखिरी में परिशिष्ट या फिर अपेंडिक्स के पहले, उसको पढ़ना है। दूसरा ये स्पीकर वाला आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक। लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी से संबंधित ये वाला आपका आज का टॉपिक है होमवर्क, ठीक। पेड ग्रुप में आप लोग इससे पढ़ के आप लोग जो है क्वेश्चंस मतलब अपना नोट्स भी बना सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाइए 10% रूल के हिसाब से, मतलब 100 वर्ड है तो खाली 10 वर्ड में उसको तोड़िए, मैं उसको देख लूँगा, आपको वहाँ पे इवेल्युएट कर दूंगा, ठीक। और ओवरऑल थीम क्या है इस बार भारत पर्व की, कि भैया आत्मनिर्भर भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और वर्चुअल इवेंट के थ्रू हो रहा है। सभी स्टेट और जो है यूनियन टेरिटरीज़ की पवेलियन बनाई गई हैं, वहाँ के जो है टूरिज़्म डेस्टिनेशन के हैंडीक्राफ्ट कुजीन और ये सारी चीज़ें, ये 2016 चालू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म कराता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो किससे संबंधित है, हुनर हाट से संबंधित है। इसमें भी सही वाले स्टेटमेंट बताने हैं। देखिए 24वां हुनर हाट जो है वो लखनऊ में आयोजित हो रहा है आपका 22 से 4 फरवरी तक। और हुनर हाट जो है एक तरीके का एग्जीबिशन है जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन होता है, ठीक। और ये थीम जो है एग्जीबिशन की वो क्या है, वोकल फॉर लोकल, ठीक। तो इसमें देखिए सारी स्टेटमेंट सही हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कराती है, ये ध्यान रखना। अभी कभी जितना हैंडीक्राफ्ट ये सब देख के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मार्क मत करके आ जाना, ठीक। और कौन सा जो है यहाँ पे अब देखिए ईपीएफओ के लिए भी एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है वाली स्कीम, उस्ताद स्कीम जो है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। उस्ताद स्कीम के अंतर्गत माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो जो है हुनर हाट लेके आई है, ठीक। लखनऊ में इस बार हो रहा है। और उस्ताद स्कीम क्या प्रमोट करती है, प्रमोट संवर्धन भी करती है और जो है इसमें संरक्षण भी करती है रिच हेरिटेज ऑफ द, जो आपकी समृद्ध विरासत है, ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, अपने भारतीय संविधान में जो है माइनॉरिटीज़ किस किस बेसिस पे जो है डिफाइन करी जाती हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ठीक। आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल बताइए कौन सा, कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 29 है कि 30 है, किस में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ जो है किस किस तरीके की हो सकती हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ठीक। जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये तरीके से आज का जो है हमारा सेशन खत्म होता है। कैसा लगा आपको सेशन, ये आप बता सकते हैं बहुत मुझे मोटिवेट करके। अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो सिंपल ये लाइक बटन आपको लोग को दबाना है, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर जरूर लिखिए, क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन जरूर लेगा। आप लोग खुद भी अपनी ये कोशिश किया करो ना कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको टेस्ट तो करो। अगर टेस्ट नहीं करोगे, डरते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। निडर बनो, खूब आंसर्स दो, और जो है अपनी जो है मिस्टेक्स को सुधारो और बेहतर से बेहतर करते रहो। अगर आप लोग इसी तरीके से पर्सनल गाइडेंस हमारे साथ लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूपीएससी का 2021 का, जो कि अभी 31 जनवरी को नया पेड ग्रुप चालू होने वाला है, पूरा फ्रेश पेड ग्रुप है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ईपीएफओ का 2020 का हमारा ऑलरेडी पेड ग्रुप चल रहा है। इन दोनों में ही टेस्ट सीरीज़, ठीक, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, इनको फ़ायदा आप लोग उठाइए, पर्सनल गाइडेंस लीजिए। आप लोग को कुछ बिल्कुल सिंपल चीज़ क्या करनी है, 8564880530 9696066089 पे कॉल करके अब आगे जो भी फर्दर जानकारी लेना चाहते हैं एडमिशन के लिए उसको ले सकते हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।